हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब पे। और आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच हुई दूसरे वनडे मैच की। ये होता तो ये साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे मैच में हरा के सीरीज़ अपने नाम कर ली। बट ये शुरुआत जो मैच की होती है, टॉस होती है और इंग्लैंड टॉस जीत जाता है। टॉस जीत के वो लॉर्ड्स में डायरेक्ट फील्डिंग करने का फैसला करता है, जो कि काफ़ी हद तक सही नहीं होती है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की शुरुआत होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और रिकल्टन और मार्करम बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग करते हैं। हालाँकि जोफ्रा आर्चर की एक तेज़ उड़ती हुई गेंद पे रिकल्टन गलत शॉट खेल बैठते हैं और पहला विकेट जो है वो 73 रनों पे गिर जाता है। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रिकल्टन सिर्फ 35 रन का ही ये आपको मदद इसमें जोड़ते हैं अपना, और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। उसके अगले ही ओवर में जैसे ही अगला ओवर शुरू होता है, बवूमा जब बैटिंग के लिए आते हैं तो आदिल रशीद की एक ज़बरदस्त गेंद पे वो बोल्ड हो जाते हैं। वो हालाँकि ज़्यादा 2-3 रन बना पाते हैं। उसके बाद फिर 93 के स्कोर पे थोड़ा देर टिकते हैं मार्करम। 49 की रनों के यानी 49 रन बना के जब अर्धशतक से जस्ट 1 रन पहले मार्करम आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि टीम थोड़ा फँस चुकी है, तो उसके बाद ब्रिट्सकी और ब्रेविस, इन दोनों के बीच लगभग 147 रनों की पार्टनरशिप होती है। हालाँकि जिस तरीके से ब्रिस्की खेल रहे थे और जिस अंदाज़ से खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि यानी कि जो भी नए प्लेयर साउथ अफ्रीकन टीम में आ रहे हैं वो बहुत अच्छा आ रहे हैं। चाहे वो ब्रेविस हो, चाहे स्टब्स हो, या फिर ब्रिट्सकी हो। फिर नीचे ऑर्डर में आके बॉस भी काफ़ी अच्छा रन बनाते हैं। तो मेरे ख़्याल से मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि ये साउथ अफ्रीकन टीम एक प्रबल दावेदार हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो वनडे फॉर्मेट को यूज़ कर रही है, इस तरीके की टीम बन रही है, उस तरीके से देख के लग रहा है कि ये सचमुच में एक बहुत बड़ी दावेदार टीम मानी जाएगी आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो इन दोनों के बीच 147 रनों की पार्टनरशिप होती है। उसके बाद एक अच्छी गेंद पे ब्रिट्सकी आउट हो जाते हैं और उसके बाद ब्रेविस भी रन आउट माफ़ कीजिएगा, स्टब्स भी आउट हो जाते हैं। तो स्टब्स के आउट होने के बाद फिर नीचे ऐसा लगता है कि रन अब रुक गया, मगर ब्रेविस जिस तरीके से बैटिंग करने के लिए आते हैं, जस्ट वो 20 गेंदों पे एकदम 20 गेंदों पे 42 रन बना के जो साउथ अफ्रीका का स्कोर होता है, वो 330 तक पहुंचा देते हैं। हालाँकि उसमें बॉस का भी काफ़ी यानी कि योगदान रहा, वो भी नीचे के क्रम में आके बल्लेबाज़ी करते हैं और 32 रन बनाते हैं। तो यही कहना कि जो साउथ अफ्रीका टीम में क्लासन के जाने के बाद या फिर क्विंटन डिकॉक के जाने के बाद लग रहा था कि कमज़ोर पड़ जाएगी, वो टीम में अभी आने वाले प्लेयर इतने अच्छे लग रहे हैं। ये टीम सारे टीम को टफ़ टाइम देगी। अब मैं जिस तरीके का खेल हो रहा, क्योंकि ये इंग्लैंड की तरह भागना नहीं चाह रही है स्कोर बना के, कि स्कोर बना के जितना जल्दी हो क्विक फायर करो और फिर पवेलियन में बैठ जाओ। ये इस तरीके का गेम खेल रही है कि जैसे कि ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं विकेट पे, उसी का ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि अगर मान लिया कि 3 विकेट आज जल्दी गिर गया था, तो ये चीज़ अच्छा हो रहा है कि इनकी टीम को समझ में आ रहा है कि अब हमें किस तरीके का खेल खेलना है। अगर विकेट जल्दी डाउन हो गए हैं, तो सँभल के फिर से उसको यानी एक पार्टनरशिप बनाना है, उस तरीके से ये प्लेयर में यानी कि माइंड है, जो कि पहले थोड़ा हुआ करता था कि डेविड मिलर आते थे, डेविड मिलर उसको चलाते थे, फिर क्लासन गेम को चलाते थे। अब क्लासन नहीं है, ऊपर से क्विंटन डिकॉक नहीं है, तो उनका फ़र्क नहीं लग रहा है कि इतने प्लेयर जा रहे हैं तो फ़र्क पता नहीं चल रहा है। हालाँकि अभी गेंदबाज़ी में कागिसो रबाडा को बाहर रखा गया है, मतलब वो खेल नहीं रही है वनडे सीरीज़। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये टीम मुझे बहुत मज़बूत नज़र आ रही है। अगर ये टीम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, तो ये टीम आने वाले वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत बड़ी दावेदार मानी जाएगी। और फिर ये 330 का स्कोर बनाते हैं, तो इंग्लैंड के लिए तो ये काफ़ी बड़ा चेज़िंग हो सकता है। और अगर इंग्लैंड ये चेज़ करते हैं, तो लॉर्ड्स में ये सबसे बड़ा चेज़ होता है। फिर बल्लेबाज़ी शुरू होती है इंग्लैंड की सेकेंड इनिंग में, और लग रहा था कि पिछले मैच के हीरो रहे जेमी स्मिथ कुछ नया कर जाएँगे, मगर बर्गर ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। अपने पहली ही गेंद पे बर्गर ने जेमी स्मिथ को कॉट बिहाइंड कराया। काफ़ी अच्छी गेंद, लेफ्ट हैंड बॉलिंगर है बर्गर, और अच्छी अंदर लाए, उसके बाद हल्का-सा इनसाइड एज लगा और वो आउट हो गए। तो उसी के स्तर पे फिर कुछ देर रूट आने के बाद कुछ पारी सँभली, थोड़ा-सा पारी सँभलने के बाद रिकल्टन, माफ़ कीजिएगा, डकैट एक उल्ट डकैट ऐसे भी चाहे इंडिया के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें भी, वो फाइनल वाले मैच में जो फाइनल टेस्ट हुआ था उसमें भी वो अजब-गजब शॉट खेल रहे थे।
तो उसी तरीके का वो उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला और केशव महाराज के बॉल पे आउट हो गए। तो हालाँकि जिस समय ये लग रहा था कि ये टीम अभी आई है, उसी के बाद आते हैं जैकब बैटल। जैकब बैटल की जो बल्लेबाज़ी इंग्लैंड की तरफ से, वो बल्लेबाज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाज़ी कर रहे थे, यानी कि टीम जब प्रेशर में थी, तो प्रेशर से निकालना और रूट के साथ मिल के अच्छा पार्टनरशिप करना। एक टाइम में तो 133 हो गए थे 2 ही विकेट के नुकसान पे। फिर 50 रन यानी 58 रन बनाने के बाद जैकब बैटल आउट हो जाते हैं। उसी के साथ फिर अगले ही ओवर में रूट इसको मुथुस्वामी को ये खेलने के लिए आगे स्टेप आउट करते हैं, वो स्टंप हो जाते हैं। मुझे एक कमज़ोरी दिखी है ये इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि जब भी वे स्पिन बॉलिंग अच्छी आती है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग की शुरुआत होती है, जैसे केशव महाराज और मुथुस्वामी दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं। तो जैसे ही ये बॉलिंग के लिए आते हैं, इंग्लैंड टीम फँसती हुई नज़र आ रही है। अब क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है, ये तो मैनेजमेंट अच्छे से जानती होगी इंग्लैंड की। बट एज़ ए ऑडियंस मुझे ये दिखा कि ये लोग स्पिन में फँस रहे हैं। फ़ास्ट में तो अच्छा खेल ले रहे हैं। फ़ास्ट में उनको आदत है ये अच्छा खेल लेने का, या फिर इनके पास ब्रेंडन मैकलम कोच हैं अच्छे, जो कि फ़ास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छा खेलते थे, बट स्पिन में ब्रेंडन मैकलम भी फँसते थे। तो मैंने ये चीज़ देखा कि ये चीज़ फँस रहा है इंग्लैंड, स्पिन जैसे आई। उसके बाद रूट भी आउट हो जाते हैं, तो बटलर और ब्रुक पे ये निर्भर करता है, क्योंकि ब्रुक एक फ्यूचर के कैप्टन माने जाते हैं और बटलर तो अच्छा खेल ही रहे थे। बटलर ने भी 50 रन बनाए। और ब्रुक पे फिर मैं सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि ब्रुक आपको फ्यूचर का कैप्टन माना जा रहा है। जिस तरीके से आपने एक गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से गेम अपना विकेट देके फिर से वो 33 रन पे आउट हो जाते हैं, वो भी मुत्तुस्वामी ही की बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही वो आउट होते हैं ब्रुक, फिर इंग्लैंड थोड़ा फँसने लगती है, क्योंकि फिर वहाँ से लगभग 30 या 35 रनों का बॉल से फासला हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उन लोगों को जो चाहिए 81 बॉल पे 115 रनों की ज़रूरत थी। इंग्लैंड 50 रन बनाने के बाद बटलर भी पवेलियन जब लौट जाते हैं, तो उसके बाद जैकविल और कार्स सँभालते हैं टीम को। सँभालते हैं, फिर कार्स और जैकविल दोनों लगे-लगे वो दोनों भी आउट हो जाते हैं। तो इसके बाद आर्चर और रशीद कोशिश करते हैं। आर्चर ने काफ़ी अच्छी निचले क्रम में आके बल्लेबाज़ी करते हैं, बट 2 रन लेने के चक्कर में आदिल रशीद भी आउट हो जाते हैं। तो आर्चर को लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए था, हालाँकि 10 रन उस ओवर में बन जाता है। फिर भी ये खींचतान के आप बॉलर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई भी एक बल्लेबाज़ होता तब फिर वो मैच फाइट हो सकता था, बट आप बॉलर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे। तो जहाँ तक 8 नंबर तक आपके पास बल्लेबाज़ हैं, इंग्लैंड टीम की मैं बात कर रहा हूँ, 8 नंबर तक बल्लेबाज़ है और फिर भी वो जब इस तरीके का चेस ना कर पाए। चेस आसान था, बीच-बीच में भी लग रहा था, जब आज के फॉर्मेट में जब टी20 टीमें इतना खेलने लगी हैं, तो उस टाइम जब दिख रहा था कि 40 बॉल पे 68 रन चाहिए, तो उस समय जीत आप सकते थे। मगर आप लापरवाही से शॉट खेलोगे तो यही होगा। तो इंग्लैंड सीरीज़ हार चुकी है। अब क्या होता है, क्या नहीं होता, इंग्लैंड टीम में खलबली मचती है या नहीं, मैनेजमेंट पे कुछ आवाज़ उठता है या नहीं, तो ये तो वहाँ के न्यूज़ से पता चल जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि स्पिन में ये इंग्लैंड टीम फँस रही है, जिसका पूरा फ़ायदा साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया। साउथ अफ्रीका लगातार ये दूसरी सीरीज़ जीत चुकी है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई, अब फिर इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छी टीम मानी जा रही है। उसके बाद हम लोग दूसरे मैच की बात करेंगे, तो ये मैच था बैंक अल्फला ट्राई नेशन सीरीज़ का 5th मैच, जो कि यूएई और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। और टॉस होती है, टॉस पाकिस्तान जीत के बैटिंग चुनती है। हालाँकि पाकिस्तान को यहाँ बॉलिंग चुनना चाहिए था, क्योंकि यूएई आपसे कमज़ोर टीम है, तो आपको अपने बैटिंग को टेस्ट करना चाहिए था कि ये चेज़ कर पाती नहीं है। इन केस अगर एशिया कप में आपको चेज़ का मौका ज़्यादा मिला, तो आप क्या कर सकते हो? तो मेरा मेरा मानना, ये मेरा सोचना था कि पाकिस्तान को यहाँ पे बैटिंग टेस्ट करके देखना चाहिए था कि क्या उनकी टीम में अभी तक कहाँ का ये है, या सलाहियत है भी नहीं। बट टॉस जीत कर पाकिस्तान बैटिंग लेती है और शहजादा फरहान और सैम अयूब एक बार फिर से कुछ अच्छी शुरुआत नहीं दे पाते हैं और 28 के स्कोर पे फरहान आउट होते हैं और उसी के कुछ देर बाद सैम अयूब ये हो जाते हैं। हालाँकि ये विकेट गिरने का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि लगातार विकेट गिरती रहती है और एक समय 12 ओवर में 85 रन रहता है और 5 विकेट गिर जाते हैं।
ये तो अब ये थोड़ा यूएई के फ़ील्डरों की आप शुक्र अदा करो, क्योंकि वो लोगों ने नवाज़ का भी इसका फ़खर ज़मान ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी की, और फ़खर ज़मान और नवाज़ के बीच 91 रनों की साझेदारी होती है 51 बॉलों पे। ये मेन का जो है मैच का जो है मेन चीज़ हुआ, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान टीम एकदम बिखरी हुई नज़र आ रही थी। लग रहा था कि अगर ये टीम ज़्यादा ना देखो तो 130 से 140 रन बना पाएगी, आराम से चेज़ कर लेगा। तो यही मैं सोच रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की बैटिंग एशिया कप में क्या होगा, ये पाकिस्तान ही जाने बेहतर। अब वो किस तरीके का ये करा रहे हैं, क्योंकि उस 171 रन जो पाकिस्तान ने बनाया, उसमें भी लास्ट के 2 ओवर में 42 रन आए हैं। उस वजह से वो 171 रन बने, नहीं तो फिर भी टीम 140-185 पे नज़र आ रही थी। बट वो 2 ओवर इतना बेहतर गया, 42 रन अगर किसी टीम को 2 ओवर में आ जाता है, तो आप समझिए कि वो एक विनिंग डिफरेंस हो जाएगा कि वहाँ से वो टीम फिर जीती जाती है। फिर जवाब में जब ये सेकेंड इनिंग शुरुआत होती है, तो शराफुल और कप्तान वसीम पे ही सारा चीज़ निर्भर होता है। उसी के बीच कप्तान जो होते हैं वो 41 पे 19 रन बना के, 41 टीम का पूरा स्कोर होता है, तो वो अपना विकेट खो देते हैं। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज़ इसके भी नहीं टिक पाते। हालाँकि शराफुल काफ़ी देर तक टिके हुए रहते हैं, बट जैसे ही शराफुल 68 के स्कोर पे पहुँचते हैं, उनका विकेट गिरता है, और उनका विकेट गिरने के साथ जो होप होता है यूएई का, वो ख़त्म हो जाता है। हालाँकि पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाज़ी काफ़ी अच्छी, अबरार जिसे बैठाया गया था, इससे पहले वाले मैच में अबरार को बैठाया ही जा रहा था, और उस बॉलर ने आके 4 विकेट ले लिए, द 4 ओवर में 9 रन देके 4 विकेट ले लिए। तो मुझे मैनेजमेंट पे ये सवाल उठाना है कि आप एक ऐसे प्लेयर को ट्राई एंड टेस्ट करते हो, जो कि अच्छा बॉलर है, और उसे आप बैठाए रहते हो, और जैसे आप उसे मौका देते हो, वो आपके मुँह पे तमाचा मार देता है। उसी तरीके से फिर आप देखो, पिछले मैच के हीरो रहे फ़हीम अशरफ, जिन्होंने 4 विकेट लिए थे। उनको कल वाले मैच में 1 ओवर के लिए बॉलिंग दिया गया, तो ये समझ में नहीं, तो फिर उन्हें खिलाया क्यों गया? अगर जब उनसे 1 ओवर बॉलिंग ही करवाना था, तो आप उसकी जगह एक और अच्छा स्पिनर ले लेते, क्योंकि स्पिन कल ग्रिप हो रहा था विकेट। मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जो इस शारजाह की विकेट है, ये थोड़ी-सी स्पिन फ्रेंडली है, तो उसका फ़ायदा आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सिर्फ़ फ़ास्ट पे जा रहे हो, शाहीन शाह को भी उतना विकेट नहीं मिल रहा है, तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। ख़ैर, ये पाकिस्तान टीम बेहतर समझे कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट ये कल वाला मैच जीत के जो 31 रनों से ये मैच जीता पाकिस्तान ने, क्योंकि पूरी टीम 140 के स्कोर पे आउट हो जाती है यूएई की, और 31 रनों से ये मैच हार जाती है। हालाँकि कुछ परफ़ॉर्मेंस जैसे शराफू की जो कि बल्लेबाज़ी रही, वो काफ़ी अच्छी रही, और ये टीम भी थोड़ी एशिया में ग्रो कर रही है। हालाँकि उसपे बहुत मेहनत भी किया जा रहा है। तो अब आगे रिज़ल्ट देखते हैं इस टीम का क्या होता है, क्योंकि एशिया कप में जो भारत से पहला मैच है यूएई का, ये इंडिया से है पहला मैच 10 तारीख को। तो ये भी देखना मज़ा होगा कि इंडिया को वो किस टफ़ टाइम देती है या नहीं देती है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कल मैच जीता, ये ट्राई नेशन सीरीज़ में, उसके बाद वो फाइनल में पहुँच चुकी है। हालाँकि यूएई को अभी एक मैच और खेलना है, उससे वो बस एक फ़ॉर्मेलिटी के लिए वो खेलेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान फाइनल खेलेगी। और देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है एशिया कप में। कुछ अपडेट मैं एशिया कप का भी लेके आऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएँ, प्लीज़ शेयर करें। अगर